ये बुक गुप्ता एंड गुप्ता जो सिविल इंजीनियरिंग का एक बुक है, उसी का एक चैप्टर है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ये चैप्टर नंबर 8 है गुप्ता एंड गुप्ता बुक का। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर के 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अलग अलग पार्ट में अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है। इस पार्ट में भी हम लोग 1 से लेकर के 4 वीडियो इसमें अपलोड हो चुका है। ये 5th नंबर का टॉपिक होगा, 5th नंबर का वीडियो होगा। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे, फर्स्ट पार्ट में हम लोग 1 से 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मीन्स 50-50 करते हुए 50-50 क्वेश्चन का हम लोग एक सेट बना रहे हैं। 50-50 क्वेश्चन का बनाते हुए इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और इस पूरा चैप्टर को ख़त्म करने का या सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। तो इस पार्ट में हम लोग जो अगर 201 मीन्स 201 से स्टार्ट करते हैं और इससे आगे सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग 4 पार्ट देखे हैं। फर्स्ट 1 से 50, 51 से 100, 101 से 50 और 51 से 200। लास्ट जो पार्ट था हम लोग का वो 51 से लेकर के मीन्स 151 से लेकर के 200 तक था। तो इस पार्ट जो है दैट मीन्स पार्ट नंबर 6 ये हो जाएगा। इस वीडियो का पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग 12 सॉल्व कर रहे हैं 201 से मीन्स 201 से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इस पार्ट का। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन मैचिंग का है। मैचिंग में क्या बोल रहा है? बेरिंग कैपेसिटी दिया हुआ है और डिफिनीशन दिया हुआ है कि बेरिंग कैपेसिटी का डिफिनीशन दैट मीन्स अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी, नेट बेरिंग कैपेसिटी, सेफ बेरिंग कैपेसिटी और अलाउबल बेरिंग कैपेसिटी। सेफ हो गया, नेट हो गया और अलाउबल हो गया। सबसे पहले सेफ बेरिंग कैपेसिटी और नेट बेरिंग कैपेसिटी। नेट बेरिंग कैपेसिटी जो होता है, नेट बेरिंग कैपेसिटी क्या होता है? नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी है। नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी जो होता है क्यू नेट अल्टीमेट डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं तो नेट सेफ हो जाता है। और सेफ जो होता है क्यू नेट सेफ प्लस सिग्मा इफेक्टिव स्ट्रेस, ये होता है नेट सेफ का। तो हम लोग 2 फार्मूला देख लिए। नेट सेफ अगर देखा जाए तो नेट अल्टीमेट डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसको डिफिनीशन देख लेते हैं। और सेफ जो होता है सेफ बेरिंग कैपेसिटी, सेफ जैसे ही आएगा तो सेफ जो होगा नेट सेफ प्लस इफेक्टिव स्ट्रेस, ये हो गया सेफ स्ट्रेस, सेफ बेरिंग कैपेसिटी। तो इसमें देख लेते हैं द मैक्सिमम प्रेशर विच सॉइल कैन कैरी सेफली विदाउट रिस्क ऑफ शियर। द नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, डिवाइड करा फैक्टर ऑफ सेफ्टी का, ये हो जाएगा मेरा नेट सेफ। ठीक है, क्यू नेट सेफ। तो बी का मेरा 3 हो गया। उसके बाद देख लिए द मिनिमम ग्रॉस इंटेंसिटी बोला। द ग्रॉस हो गया तो अल्टीमेट होता है, जैसे होता है ग्रॉस तो अल्टीमेट हो गया। द मिनिमम ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन एट विच, जैसे ही मेरा ग्रॉस आ रहा है तो मिनिमम ग्रॉस पूछ रहा है कितना है, तो ये अल्टीमेट के लिए हो जाएगा, क्यू अल्टीमेट के लिए हो जाएगा। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी को होगा ग्रॉस का दैट मीन्स 4 हो गया। नेट बेरिंग देखे थे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करा दैट इज 3। सेफ बेरिंग कैपेसिटी, सेफ बेरिंग कैपेसिटी क्या होता है? सेफ बेरिंग कैपेसिटी में देखा जाए तो द मैक्सिमम प्रेशर पूछ रहा है विच सॉइल कैन कैरी सेफली विदाउट रिस्क के जो मतलब फेलुअर नहीं हो, उसका मैक्सिमम वैल्यू जिस पे वो फेल नहीं करे कोई भी स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं सेफ बेरिंग कैपेसिटी दैट इज सी। ये हो गया 2। तो 4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन में देख लेते हैं। 4 3 2 1 मेरा 1 में दिया दैट इज ए, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है 202 का। ए बिल्डिंग इज सपोर्ट ऑन द शैलो फाउंडेशन इन सैंड 1 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल। द वाटर टेबल इज एट 5 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस। For which one of the following foundation will the net bearing capacity of the soil will be maximum? नेट बेरिंग कैपेसिटी पूछ रहा है। नेट बेरिंग कैपेसिटी जैसे ही पूछेगा किस चीज़ में, सबसे पहले देख रहे हैं सॉइल कौन सा टाइप है। बिल्डिंग सपोर्ट ऑन शैलो फाउंडेशन इन सैंड में दिया हुआ है। सबसे पहले सैंड है और नेट पूछ रहा है। तो सैंड में क्या होता है हम लोग जानते हैं C बराबर 0। ठीक है, C बराबर 0। तो जो अगर इसमें बेरिंग कैपेसिटी देखा जाए तो बेरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? अगर टर्जगी इक्वेशन निकालते हैं तो क्यू नेट कितना हो जाएगा? तो पहला टर्म तो 0 हो जाएगा। दूसरा टर्म में मेरा गामा DF N ये कांस्टेंट हो जाएगा, या N गामा का अगर N B हो गया NQ। थर्ड टर्म जो होगा वो अगर अलग अलग टर्म के लिए देखा जाए, अगर हम लोग स्ट्रिप फुटिंग ले रहे हैं तो स्ट्रिप फुटिंग में 0.5 B N गामा होता है, B गामा N गामा होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए अलग अलग केस दिया हुआ, पहला स्ट्रिप दिया हुआ, स्क्वायर दिया हुआ, सर्कुलर दिया हुआ। तो स्क्वायर फुटिंग में देखा जाए तो जो वैल्यू वेरी करता है 0.5 गामा B N गामा। ठीक है, स्क्वायर में कितना हो जाता है? स्क्वायर में देखा जाए तो 0.4 हो जाता है, बाकी टर्म कांस्टेंट रहता है।
सर्कुलर में कितना हो जाता है 0.3 हो जाता है। तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेशन विल नेट बेरिंग कैपेसिटी विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम किस में हो रहा है, तो मैक्सिमम देखा जाए मेरा तो 0.5 मैक्सिमम है, तो 0.5 ही वाला ही होगा। तो 0.5 किस में है, तो स्ट्रिप फुटिंग में। तो इस तरह से हम लोग देख लिए जो मैक्सिमम होगा वो ए में होगा। कैसे हुआ, क्योंकि बाकी टर्म अगर सी बराबर 0 लगते हैं तो बाकी कांस्टेंट है जो वायरी कर रहा है वो लास्ट टर्म वायरी कर रहा है। तो थर्ड टर्म में फर्स्ट में स्ट्रिप में 5 होता है, 5 बी गामा एन गामा। अगर स्क्वायर में लेते हैं तो 0.4 हो जाता है बी गामा एन गामा, और सर्कुलर लेते हैं तो 0.3 हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम मेरा 0.5 आ रहा था, तो 0.5 मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम स्ट्रिप में होगा, दैट इज स्ट्रिप, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देख रहे हैं क्या कर रहा है, द डिटर्मिनेशन ऑफ अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑन इसेंट्रिकली लोडेड स्क्वायर फुटिंग डिपेंड्स ऑन। स्क्वायर फुटिंग है इसेंट्रिकली लोडेड, किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है बीट्स पे। अभी हम लोग देखें जो स्क्वायर फुटिंग किस पे डिपेंड कर रहा था 0.4 बी पे, दैट इज बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सो दैट कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन द प्योर क्ले में शो कर रहा है। प्योर क्ले में जो कॉन्टैक्ट प्रेशर होता है क्ले, जैसे क्ले बोला, क्ले और रिजिड फुटिंग है, रिजिड फुटिंग और क्ले है, क्ले मीन्स कोहेसिव, कोहेसिव मीन्स सी का फॉर्मेशन बना। इस तरह से इसका फॉर्म बनेगा, मीन्स सेंटर पे कम होगा और आउटर पे या एज पे मैक्सिमम होगा। इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। तो ये बोल रहा है क्ले सॉइल और रिजिड फुटिंग है और यूडीएल लोड भी है थ्रू द रिजिड फुटिंग प्लेस्ड ऑन द सरफेस। इस तरह से इसका बना हुआ था। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज द कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम एट द सेंटर एंड डिक्रीज टुवर्ड्स द आउटर। मतलब पूछ रहा है कि मैक्सिमम कहाँ होना चाहिए, सेंटर पे, और डिक्रीज टुवर्ड्स द आउटर, मीन्स इस तरह से बनना चाहिए। तो इस तरह से किस में बनता है, अगर इस तरह से देखा जाए तो ये जब भी बनता है डी के फॉर्म में बना है, मीन्स सैंडी। हम लोग याद किए थे सैंड डी बन रहा है डी, कोहेसिव सी, कोहेसिव में सी। तो यहाँ पे बन रहा है सैंडी, क्योंकि मैक्सिमम पूछ रहा है कहाँ पे, सेंटर पे, तो मैक्सिमम सेंटर पे होगा। तो इस तरह से मैक्सिमम बनेगा। कैसे, तो क्या लिखा रहा है ये डी लिखा रहा है, दिस मीन्स डी मीन्स सैंडी। तो अब देखते हैं सैंडी किस में है, ऑप्शन में देख लेते हैं। यूडीएल इज ट्रांसमिटेड थ्रू रिजिड फुटिंग प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ द कोहेजन लेस सॉइल। ठीक है, कोहेजन लेस सॉइल है, कोहेजन लेस सॉइल के फॉर्म में कैसा बनेगा, इस तरह से ही बनेगा मेरा कोहेजन लेस सॉइल के टर्म में। तो और दूसरा देखते हैं, पहला इसी जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछ रहा था, मैक्सिमम पूछा है सेंटर पे और एंड कम हो एज पे, तो पहला कोहेजन लेस में ही होगा, दैट इज डी। फिर यूडीएल इज ट्रांसमिटेड थ्रू फ्लेक्सिबल फुटिंग प्लेस ऑन द सरफेस, कोहेसिव में ये नहीं होगा। फिर द यूडीएल ट्रांसमिटेड थ्रू द फ्लेक्सिबल फुटिंग प्लेस सरफेस प्योरली क्ले भी नहीं होगा। तो इस तरह से ऑप्शन ए मेरा सही है। तो ऑप्शन ए देखा जाए तो ये है जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा था, तो मैक्सिमम बने कहाँ, सेंटर पे, और डिक्रीज करे आउटर पे। तो इसी एक फॉर्म में बनेगा। कब बनता है, सैंडी सॉइल में। सैंडी मीन्स कोहेजन लेस सॉइल, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो गया D1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन cast in situ board pile 0.5 meter diameter and 10 meter deep is placed in the purely cohesive soil if the cohesion of the soil is C का वैल्यू दिया हुआ है, adhesion factor the pile and the soil is half the value of cohesion, then the ultimate bearing capacity of the pile। क्या रहा है इसका क्वेश्चन जो है, मान लीजिए एक पाइल है, एक पाइलिंग हो रहा है, ठीक है, सिटू बोर्ड पाइल, इसका डाया दिया हुआ है 0.5 मीटर और लेंथ दिया हुआ है एल दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है, प्लस प्योरली कोहेसिव सॉइल है, मीन्स 5 0 है। इफ द कोहेजन ऑफ द सॉइल, सी का वैल्यू दिया हुआ है 4 टन पर मीटर स्क्वायर, एडिशन बिटवीन द पाइल एंड द सॉइल इज हाफ ऑफ द, अल्फा का वैल्यू जो सी डस का जो वैल्यू दिया हुआ है एडिशन फैक्टर वो कितना दिया हुआ है, सी का आधा मीन्स C/2, ठीक है। देन द अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी पूछ रहा है पाइल का कितना होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी के लिए दो होता है, एक बेरिंग में लगेगा, एक फ्रिक्शन पाइल लगेगा, मीन्स क्यू बेरिंग प्लस क्यू फ्रिक्शन बराबर टोटल यू, या फिर कह सकते हैं अगर सिंपल देखा जाए तो क्यू जो अल्टीमेट हो जाएगा वो क्यू बेरिंग प्लस क्यू फ्रिक्शन। इसको और सॉल्व करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, हम लोग देखें तो 9C एरिया बेरिंग प्लस इसका जो होता है अल्फा एडिशन फैक्टर CU ए सरफेस एरिया का, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया इसमें कितना हो जाएगा, नीचे का जो एरिया होगा ये AB बेरिंग जो होगा सरफेस जो बॉटम का हो, मतलब सर्किल वाला होगा, तो C का वैल्यू कितना दिया हुआ था 4 दिया हुआ, A कितना होगा π/4 d², ठीक है।
सी यू दिया हुआ है मेरा C/2, एरिया कितना हो जाएगा AS। बारी बारी से अगर देखा जाए, सबसे पहले तो हम लोग QA देखें, QA कितना हो गया मेरा 9CAB प्लस अल्फा CUAS। अब C का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 4, यहाँ से CU का वैल्यू कितना दिया हुआ था C/2 मीन्स 4/2। ठीक है, अब बचा AB मेरा कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा π/4d², क्योंकि सर्किल होता है, बेयरिंग कहा तो 4/3। सरफेस कितना हो जाएगा इसका, साइड जो सरफेस होगा वो हो जाएगा कितना इसका πdl। इसका अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा मेरा डाया, और लेंथ इसका एरिया करेंगे तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो कितना होगा D/L। जो फ्रिक्शन जो लगेगा वो कहाँ लगेगा D/L पे। ठीक है, πd/L ये हो जाएगा इसका डाया, हो जाएगा L, तो ये हो गया πdl। इसको सोल्व कर रहे हैं, डाटा फुल कर रहे हैं, तो डाटा पुट करने के बाद जो सोल्व करने के बाद जो मेरा वैल्यू आ रहा है Q का वो कितना आ रहा है 49π/4 दैट इज D। सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना था, पहला तो QB निकालना है। QB निकालेंगे तो कितना होगा 9CAB। बेरिंग का कितना हो जाएगा एरिया π/4, क्योंकि ये मान लिया पाइल है तो पाइल नीचे का जो लग रहा है वो सर्कुलर एरिया पर लग रहा है, इसलिए π/4d² लिखते हैं। और दूसरा होता है फ्रिक्शन की वजह से, क्यों फ्रिक्शन जो लगेगा वो कितना लगता है, वो लगता है CU इंटू एस भी एक अल्फा कांस्टेंट होता है, इसको 1 एज्यूम करते हैं। CU का वैल्यू दिया हुआ है, AS कितना हो जाता है जो सरफेस पे लग रहा था, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका, ये देखा जाए तो ये पाई हो गया πd, और अगर टोटल एरिया देखा जाए तो इसमें L से मल्टीप्लाई कर देंगे तो πd/L। यही इंपॉर्टेंट था, इसमें तीनों का वैल्यू पुट करेंगे। सोल्व करने के बाद जो आता है मेरा 49π/4 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रहा है। A test concrete block is subjected to vertical vibration and resonance occur at a frequency 20 cycle per second. If the mass vibration is 6 kg and the mass of the foundation 244 kg, then the coefficient of elastic uniform compression of the soil is। तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, जो W होता है फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या जानते थे, क्या होता था √CU/M, CU/M। ठीक है, ये क्या होता है फ्रीक्वेंसी जो होता है, अगर ओमेगा का वैल्यू निकाला जाए तो 2πf दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी 20 साइकिल, CU का वैल्यू निकालना है, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। इससे हम लोग जानते हैं कि ओमेगा का वैल्यू कितना निकालें √CU/M। ठीक है, मास हो गया 24 + 6 कितना होगा 250। तो इसको अगर ओमेगा का वैल्यू लिखें तो 2πf फ्रीक्वेंसी के टर्म में, इसको स्क्वायर कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए M से, तो क्या आ जाएगा CU का वैल्यू। CU पूछ रहा है तो CU बराबर कितना हो जाएगा 2πf का स्क्वायर इंटू M दिया हुआ मेरा कितना 250, F दिया हुआ मेरा 20, दोनों का मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद जो मेरा वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है 4π² इंटू 10⁵। इसको सॉल्व करना सिंपल से सॉल्व करना। फॉर्मूला जो होता है ओमेगा इक्वल टू क्या होता है √CU/M। इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखेंगे तो 2πf। इसको सोल्व करके CU का वैल्यू निकालना, CU का वैल्यू जो आ रहा है वो D आ रहा है 4π²। तो इस तरह से इसका आंसर D हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है, मैचिंग का है। मैचिंग में फिर से देख रहे थे क्या, ग्रेन साइज, स्पेसिफिक ग्रेविटी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी एंड कोहेजन। तो ग्रेन साइज किससे निकलता है, ग्रेन साइज पिपेट मेथड। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए क्या करते हैं पिक्नोमीटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है ना, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हम लोग क्या करते हैं पिक्नोमीटर। ठीक है, तो B का मेरा हो गया 1। इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी किससे निकलते हैं, तो परमीटर जो है परमीटर। ठीक है, बेन शियर टेस्ट से क्या निकलते हैं कोहेजन। तो इस तरह से देखा जाए, एक का मेरा पिपेट मेथड दैट इज 1 का 4, स्पेसिफिक ग्रेविटी पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर से और क्या निकलता है वाटर कंटेंट। ये भी ध्यान देना है कि पिक्नोमीटर मेथड से वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों निकाला जाता है। तो इस तरह से देखा जाए स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए मेरा 1, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इससे निकलता है परमीमीटर दैट इज 2, 4, 1, 2 और कोहेजन किससे निकलता है बेन शियर एपरेटस या बेन शियर टेस्ट दैट इज G। तो 2, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ऑप्शन देख लेते हैं। 4, 1, 2, 3 का 4, 1, 2, 3 ए में दिया हुआ दैट इज A इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है, अपस्ट्रीम स्लोप ऑफ अर्थन डैम अंडर स्टेडी सीपेज कंडीशन। अर्थ डैम का अपस्ट्रीम स्लोप क्या होगा, अपस्ट्रीम स्लोप जो होगा ऊपर जो स्टेडी सीपेज कंडीशन में वो क्या होगा वो पूछ रहा है। तो अपस्ट्रीम स्लोप ऑफ अर्थ डैम अंडर स्टेडी सीपेज कंडीशन, अपस्ट्रीम स्लोप जो होगा इक्विपोटेंशियल लाइन होगा दैट इज A।
कंसिडर फ्लोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू ट्रैक्सल टेस्ट। ट्रैक्सल टेस्ट के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। द फेल्यूर अकर अलोंग प्री डिटर्मिनेंट प्लेन। ये ट्रैक्सल टेस्ट में ये नहीं होता है, वो जो होता है किसमें, ये जो होता है डायरेक्ट शियर टेस्ट में होता है, डायरेक्ट शियर टेस्ट में होता है, प्री डिटर्मिनेट होता है फेल्यूर प्लेन। तो ये गलत हो गया। इंटरमीडिएट एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस आर इक्वल। हाँ, ये हो सकता है सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 3 में भी। वॉल्यूम चेंज कैन बी मेजर। हाँ, वॉल्यूम चेंज कैन बी मेजर किया जा सकता है। फील्ड कंडीशन कैन बी सिमुलेटेड। ये भी सही है, मीन्स एक गलत है। फेल्यूर प्लेन जो होता है डायरेक्ट शियर टेस्ट में सिर्फ होता है। तो एक को छोड़ के बाकी सब सही है, एक को छोड़ के बाकी सब सही, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या कर रहा है एवेन, क्या बोल रहा है एवेन 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, एल का वैल्यू दिया हुआ है या एच का वैल्यू दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है, was placed into soft marine clay at the bottom of the bore, bottom पे है। torque was applied gradually and failure occurs at 100 kg centimeter and the cohesion of the soil। torque दिया हुआ है, h का वैल्यू दिया हुआ है, d का वैल्यू दिया हुआ है, तो c का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं बॉटम और टॉप दोनों को कट कर रहा है, तो अगर डबल है तो हम लोग क्या जानते हैं, इसका फॉर्मूला जो होता है, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, t इज इक्वल टू, अगर बोथ साइडेड है तो पाई डी स्क्वायर, अगर बोथ साइडेड है टॉप एंड बॉटम तो h/2 प्लस d/6। अगर यही वन साइड रहता, अगर वन साइड रहता तो जो यहाँ पर d/6 है वहाँ पे d/12 हो जाता, वन साइड के लिए d/12 हो जाता। इसको सॉल्व करके c का वैल्यू निकाल देना है। मीन्स फार्मूला जो मेरा आ गया, फार्मूला जो आ गया टॉर्क इक्वल, टॉर्क दिया हुआ था 1000 c पाई डी स्क्वायर स्क्वायर रूट h/2 प्लस d/6। इसको सॉल्व करके c का वैल्यू यहाँ से निकालना है। अगर डबल रहता, डबल है तो d/6, सिंगल रहता तो हम लोग d/12 लिखते हैं, वन साइडेड के लिए d/12 होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का जो मेरा वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो 1/6/7। सिंपल फार्मूला लगाना, c पाई डी स्क्वायर ब्रैकेट h/2 प्लस d/6। इस फार्मूला पर d का वैल्यू दिया हुआ था मेरा कितना 10 दिया हुआ था, h का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, d का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। सॉल्व करना है सबको, सॉल्व करने के बाद मेरा 6/7 का आ रहा है। नेक्स्ट है मैचिंग का। मैचिंग में क्या कर रहा है, एक्टिव प्रेशर, पैसिव प्रेशर एंड अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। नो मूवमेंट ऑफ बॉल, नो मूवमेंट किस में होता है, प्रेशर जब रेस्ट में रहता तो। एक्टिव प्रेशर मीन्स अवे, ए से एक्टिव, ए से अवे, अवे की ओर जाएगा, मूव अवे फ्रॉम द, दैट इज ए का 3 तो बच गया, बी का बॉल मूव्स टुवर्ड्स द बैकफील्ड। तो पैसिव टुवर्ड्स, एक्टिव अवे और रेस्ट नो। तो इस तरह से 1 का 3, बी का 1, सी का 2। तो 1 का 3, बी सी का 1, सी और सी का 2, 3 1 2। ऑप्शन देख लेते हैं, 3 1 2 किस में है, 3 1 2 मेरा डी में, दैट इज डी, 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कोहेजन लेस सॉइल हैविंग द एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस फाई स्टैंडिंग एज ए स्लोप एंगल आई, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, tan फाई बटा tan आई, tan फाई डिवाइड बाई tan आई, tan फाई डिवाइड बाई tan आई, tan फाई डिवाइड बाई tan आई, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रहा है, फिर से मैचिंग का है। क्या बोल रहा है, वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल एबव द वाटर टेबल। मैचिंग का क्वेश्चन है, वाटर प्रेजेंट इन सॉइल एबव द वाटर टेबल, अपग्रेड सीवेज फ्लो, डाउनवर्ड सीवेज फ्लो, फ्लक्चुएशन ऑफ वाटर लेवल एबव द ग्राउंड। हाँ, फ्लक्चुएशन है वाटर टेबल एबव द ग्राउंड, जब तो इफेक्टिव स्ट्रेस इसमें नो चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। जब फ्लक्चुएशन कर रहा है, जब फ्लक्चुएशन हो रहा है वाटर टेबल में, वाटर लेवल में, कहाँ एबव द ग्राउंड, ये याद रखना, एबव द ग्राउंड जब फ्लक्चुएशन होता है तो इफेक्टिव स्ट्रेस कोई चेंज नहीं होता। तो नो चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस कह सकते हैं कि 1 का डी का 2 हो जाएगा। इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, इंक्रीज कब करता है, इंक्रीज कब करता है कि हम लोग जानते हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला अगर सीपेज फ्लो के केस में, तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, गामा सबमर्ज बाई जेड प्लस माइनस सीपेज प्रेशर लगता है, सीपेज प्रेशर गामा WH हो जाता है। ये प्लस माइनस होता है। प्लस कब होता है, जब डाउनवर्ड फ्लो है, जब फ्लो मेरा डाउनवर्ड है, जब फ्लो मेरा डाउनवर्ड है तो जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो इंक्रीज कर जाता है किससे, गामा WH से। और अगर फ्लो मेरा जब अपवर्ड है, जब अपवर्ड फ्लो है तो डिक्रीज कर जाता है गामा WH से। इसीलिए जो क्विक सैंड कंडीशन होता है, क्विक सैंड कंडीशन होता है कब होता है, जब अपवर्ड फ्लो करता है तब। अपर फ्लो में इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो जाता है, कब 0 होता है, जब मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो जाता है, जब मेरा जो गामा सबमर्ज जो हो गया जेड इक्वल हो जाए कहाँ से, गामा सीपेज प्रेशर से, गामा WH से। ये होता है
क्विकसेंट कंडीशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो फ्लो अपवर्ड है, जो इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू देखा जाए तो गामा सबमर्ज इंटू जेड प्लस माइनस सीपेज प्रेशर। प्लस कब होगा जब मेरा डाउनवर्ड फ्लो है और माइनस कब होगा जब मेरा अपवर्ड फ्लो है। यही ऑप्शन में दिया हुआ है कि जब डाउनवर्ड सीपेज फ्लो हो, जब डाउनवर्ड सीपेज फ्लो है, फ्लो जब डाउनवर्ड है तो जो सीपेज प्रेशर इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज कर जाएगा किससे, गामा डब्ल्यू एस से इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इसमें है इंक्रीज बट इन द डिक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। डिक्रीज कब करेगा जब अपवर्ड सीपेज फ्लो हो, जब अपवर्ड सीपेज हो तो मेरा डिक्रीज कर जाएगा, दैट इज 4। डाउनवर्ड सीपेज फ्लो में इंक्रीज करेगा, फ्लक्चुएशन में नो चेंज, दैट इज डी का 2। तो ऑप्शन इसको पूरा एक साथ रखते हैं। तो डाउनवर्ड सीपेज है, डाउनवर्ड में इंक्रीज कर रहा, दैट इज इंक्रीज। तो इंक्रीज मेरा एक में दिया हुआ है। अपवर्ड फ्लो है, अपवर्ड सीपेज फ्लो है, अपवर्ड में क्या करता है, डिक्रीज करता है, दैट इज डिक्रीज इसमें है, मीन्स 4। फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएशन में नो चेंज होता है, दैट इज 2। 4 1 2 तो यहाँ बचेगा 3, 3 4 1 2। ऑप्शन देख लेते हैं 3 4 1 2, 3 4 1 2, दैट इज ये सिंपल। इसमें याद देखना है एक फार्मूला, इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है फ्लो कंडीशन में, फ्लो कंडीशन में अगर नो फ्लो कंडीशन है, पहला है अगर कोई फ्लो नहीं हो रहा है, कोई फ्लो नहीं हो रहा मीन्स नो फ्लो कंडीशन है, नो फ्लो कंडीशन है, तो सीपेज प्रेशर जो इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है वो गामा सबमर्ज बाय जेड होता है, ठीक है। लेकिन अगर फ्लो कंडीशन है तो गामा इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो जाता है, गामा सबमर्ज जेड प्लस माइनस एक सीपेज प्रेशर एक्ट हो जाता है इसमें, गामा डब्ल्यू एच। ये होता है फ्लो कंडीशन। जब फ्लो कंडीशन है ये अपवर्ड हो रहा है तो माइनस, ये हो जाता है अपवर्ड फ्लो में, ये हो जाता है डाउनवर्ड फ्लो में, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रहा है, द कंसोलिडेशन टेस्टिंग कर्व फिटिंग मेथड। अच्छा, कंसोलिडेशन टेस्टिंग है, कोई कंसोलिडेशन टेस्टिंग है, उसमें कर्व फिटिंग मेथड जो है क्या निकालते हैं, कर्व फिटिंग मेथड से हम लोग क्या निकालते हैं, तो कर्व फिटिंग मेथड से हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन निकालते हैं, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेस्टगार्ड एनालिसिस फॉर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बेनीथ लोड एरिया इज एप्लीकेबल टू। वेस्टगार्ड जो एनालिसिस है वो किसमें एप्लीकेबल होता है, स्ट्रेटिफाइड सॉइल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेयर्ड सॉइल, दैट इज लेयर्ड सॉइल, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, consider the following characteristic of the soil layer: Poisson's ratio, Young's modulus, finite nature of the soil, effect of water table, rigidity fact। इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें the Westergaard analysis for pressure distribution of soil utilize। the Westergaard analysis है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का, इसमें कौन सा यूटिलाइज करता है, तो वेस्टगार्ड में कौन कौन यूज़ करते हैं, पॉइसन से यूज होता है और मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस यूज होता है, सिर्फ 2 ही है। तो राइज कह सकते हैं 1 2, इसमें जो यूज होता है वो कौन होता है, 1 और 2 यूज होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1 2 किस में दिया हुआ है, 1 2 मेरा डी में दिया हुआ है, दैट इज डी इसका हो गया। एक देख लेते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, ए स्क्वायर फुटिंग टू बी प्रोपोर्शनल ऑन द कोहेजन लेस सॉइल, कोहेजन लेस सॉइल में विथ एन एवरेज एन वैल्यू ऑफ 40, देन द अलाउबल बेयरिंग प्रेशर ऑफ दिस फुटिंग विल बी गवर्न बाई। तो एन का वैल्यू 40 दिया हुआ है, एन का वैल्यू 40 दिया हुआ है, तो ये कौन सा फेलुअर करेगा वो पूछ रहा है। मीन शेयर फेलुअर, लोकल शेयर फेलुअर, जनरल शेयर फेलुअर या सेटलमेंट क्राइटेरिया, कौन सा ये फेल करेगा। तो हम लोग एन के वैल्यू से देखते हैं, क्या देखते हैं, अगर जनरल शेयर फेलुअर है, जनरल शेयर फेलुअर में एन का जो वैल्यू होता है ग्रेटर देन 30 होता है, ग्रेटर देन 30 रहेगा तो जनरल शेयर फेलुअर होता है। और अगर एन लेस देन 5 है, अगर एन का वैल्यू लेस देन 5 है तो ये लोकल शेयर फेलुअर होगा। तो एन का वैल्यू यहाँ पर मेरा 40 है, मीन्स ग्रेटर देन 30 है, तो कह सकते हैं ये जनरल शेयर फेलुअर होगा जो भी होगा। और इसका देख लेते हैं कंडीशन, अलग अलग केस और होता है। अगर 2 तरह का देखा जाए, एक जनरल शेयर फेलुअर, तो जो जनरल शेयर फेलुअर में जो 5 का वैल्यू होता है, 5 का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन 36 होता है, एन का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन 30 होता है, और आई का जो वैल्यू है, मीन्स डेंसिटी इंडेक्स का जो वैल्यू है, रिलेटिव डेंसिटी का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 70 होता है, 70% से ज़्यादा आता है रिलेटिव डेंसिटी। और अगर लोकल शेयर फेलुअर है, ये अगर लोकल में देखा जाए तो 5 का वैल्यू लेस देन 28 हो जाएगा, एन का वैल्यू लेस देन 5 हो जाएगा, और रिलेटिव डेंसिटी का जो वैल्यू है लेस देन 20 हो जाएगा। ये लोकल और जनरल का हो गया। तो मेरा जो एन का वैल्यू 40 दिया हुआ था, एन का वैल्यू मेरा 40 दिया हुआ है, तो ग्रेटर देन किससे है, 30 से है, तो कह सकते हैं कि जनरल शेयर फेलुअर होगा। तो जनरल शेयर फेलुअर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अब, अकॉर्डिंग टू स्कैम्पटम for the surface footing of square shape, the net ultimate bearing capacity on the purely cohesive soil। सबसे पहले स्कैम्पटम जो होता है सिर्फ कोहेसिव सॉइल के लिए यूज होता है, पूछ रहा है स्क्वायर फुटिंग के लिए।
तो स्क्वायर फुटिंग के लिए जो होता है वो 6 होता है, स्क्वायर फुटिंग के लिए जो होता है वो 6 होता है। स्क्वायर फुटिंग में 6 से लेकर के 9 तक रेंज होता है। इसी में अगर स्ट्रिप रहता तो सिंपल है स्ट्रिप, स्ट्रिप में 1 2 3 4 5, स्ट्रिप में 5 वर्ड है तो इसलिए इसका जो होता है 5 होता है। 5 से लेकर के 7.5 तक लाइज करता है। ये स्क्वायर, स्क्वायर में काउंट करते हैं 6 आता है इसलिए 6 से लेकर 9 तक रहता है। सिंपल याद करने का, स्क्वायर में 6 वर्ड है तो 6, स्क्वायर में 6 से 9 तक वर्ड करता है। एक स्ट्रिप होता है, अगर यही स्ट्रिप रहता तो स्ट्रिप में 5 वर्ड है तो 5 से लेकर के 7.5 तक रहता। तो जो इसमें स्क्वायर में तो इसके ऑप्शन में कौन सा होगा, दैट इज 6 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल पूछ रहा है क्या, अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल आर रिक्वायर्ड फॉर। अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल जो होता है, अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल जो होता है किस भी होता है, ये स्ट्रक्चर बेस्ड प्रॉपर्टीज होता है। ये जो बेस्ड होता है स्ट्रक्चर बेस्ड प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल जो होता है इससे निकाला जाता है क्या, स्ट्रक्चर बेस्ड प्रॉपर्टीज जो होता है। मीन्स कहने का मतलब ये है अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल से क्या निकाला जाता है, अनडिस्टर्ब सॉइल से निकलता है स्ट्रक्चर बेस्ड जो प्रॉपर्टीज है, स्ट्रक्चर पर जो बेस्ड है, स्ट्रक्चर बेस्ड जो प्रॉपर्टीज है वो निकाला जाता है अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल से। और अगर डिस्टर्ब सॉइल सैंपल है तो डिस्टर्ब सॉइल सैंपल से क्या निकाला जाता है, ग्रेन साइज प्रॉपर्टीज, ग्रेन बेस्ड जो प्रॉपर्टीज है वो निकाला जाता है डिस्टर्ब से। तो यहाँ पर जो अनडिस्टर्ब है तो इससे क्या निकलेगा, स्ट्रक्चर बेस्ड जो प्रॉपर्टी है सॉइल का वो निकलता है। यही अगर डिस्टर्ब रहता तो डिस्टर्ब से क्या निकलता, ग्रेन साइज प्रॉपर्टीज, डिस्टर्ब से निकलता ग्रेन साइज प्रॉपर्टी। तो इसमें देखते हैं कि मेरा स्ट्रक्चर बेस्ड कौन सा प्रॉपर्टीज है, तो स्ट्रक्चर बेस्ड प्रॉपर्टीज मेरा हो गया कंसोलिडेशन टेस्ट, जो कंसोलिडेशन टेस्ट हो गया स्ट्रक्चर बेस्ड हो गया, दैट इज सी इसका जो निकालेगा डिस्टर्ब सॉइल सैंपल से। नेक्स्ट देखते हैं सॉइल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बिलो रिजिड फुटिंग ऑन द सरफेस ऑफ कोहेसिव सॉइल पूछ रहा है। तो सॉइल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है रिजिड फुटिंग में और कोहेसिव है, कोहेसिव मीन्स सी की ओर बनेगा, सी तो मीन्स सेंटर पे कम होगा और एज पे मैक्सिमम होगा। तो अब इसमें देख लेते हैं मैक्सिमम एट सेंटर पे नहीं होगा, मिनिमम होगा, इस तरह से बनता है। तो मिनिमम एट द सेंटर एंड मैक्सिमम एट द एज, मिनिमम एट सेंटर एंड मैक्सिमम एट द एज, दैट इज बी इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा, कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ द सॉइल हेल्प टू डिटरमाइन, कंप्रेशन इंडेक्स क्या निकालने में हेल्प करता है। तो कंप्रेशन इंडेक्स तो हम लोग जानते थे सी सी, कंप्रेशन इंडेक्स सी सी बराबर क्या होता है, डेल ई डिवाइड बाई लॉग सिग्मा 2 डिवाइड बाई सिग्मा 1, इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा 2, इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा 1। इस होता है कंप्रेशन इंडेक्स क्या निकालने में यूज होता है, तो टोटल सेटलमेंट, तो टोटल सेटलमेंट है वो निकालने में यूज होता है। ऐसे हम लोग देखें टोटल सेटलमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एच सी सी डिवाइड बाई 1 प्लस ई नोट लॉग सिग्मा 2 डिवाइड बाई सिग्मा 1। तो यहाँ से देख सकते हैं कि सी सी जो है सेटलमेंट निकालने में यूज हो रहा है। यहाँ से कर रहे हैं टोटल सेटलमेंट निकालने में हम लोग यूज करते हैं सी सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इन 50%, 50% कंसोलिडेशन में डिग्री ऑफ कितना होता है 0.197 होता है। ऐसे इसका वैल्यू देखा जाए लेस देन 60% के लिए क्या होता है, यू का वैल्यू जो होता है लेस देन 60 के लिए कितना होता है, पाई डिवाइड बाई 4 यू का स्क्वायर, ये होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन का। डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूछा जाए, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का जो वैल्यू होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का जो वैल्यू होता है पाई डिवाइड बाई 4 यू स्क्वायर कितना के लिए, लेस देन इक्वल टू 60% के लिए। तो मेरा 50% के लिए कितना हो रहा है, 50% के लिए जो हो जाता है इसको सोल्व करने पे यहाँ पर अगर हम 50 डालें 0.5 डालें तो कितना आएगा इसका वैल्यू 0.197। तो इसका जो वैल्यू होता है 0.197 कहाँ से आया, पाई बाई 4 यू का स्क्वायर, यू की जगह पर हम 50 डालेंगे 50%, तो यहाँ से आ जाएगा आंसर। तो यहाँ से देख लें ऑप्शन मेरा कितना आ रहा 0.197 का अप्रोक्स कितना लग सकते हैं 0.2, दैट इज 0.2 ए। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू वास्कुन्स थ्योरी द वर्टिकल स्ट्रेस एट ए पॉइंट इन द सेमी इनफाइनाइट सॉइल मास डिपेंड्स अपॉन। वास्कुन्स थ्योरी क्या होता है हम लोग देखें 3, इसका फॉर्मूला क्या होता है वास्कुन्स थ्योरी का, सिग्मा जेड इज इक्वल टू 3q डिवाइड बाई पाई जेड स्क्वायर 3/2 पाई 3/2 q पाई जेड स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर बाई जेड का होल स्क्वायर टू द पावर 5/2। ये होता है वास्कुन्स थ्योरम वर्टिकल स्ट्रेस का फॉर्मूला। तो इसमें देख रहे हैं कि कौन कौन सा पर डिपेंड कर रहा है, क्यू पर डिपेंड कर रहा है, जेड पर डिपेंड कर रहा है, आर पर डिपेंड कर रहा है, बाकी टर्म कांस्टेंट है क्यू जेड और आर। अब ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहा है, जैसे फॉर्मेट इट डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग देखें पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है, कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रहा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसमें है नहीं,
पॉइंट लोड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी नहीं है, पॉइंट लोड एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। पॉइंट लोड क्यू हो गया, कोऑर्डिनेट मेरा आर और जेड हो गया। तो अभी हम लोग देखें क्या था इसका फॉर्मूला। सिग्मा जेड का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो 3q डिवाइड बाई 2 पाई जेड स्क्वायर ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर डिवाइड बाई जेड का होल स्क्वायर टू द पावर 5/2। ये होता है वार्शनिक्स थ्योरम वर्टिकल स्ट्रेस के लिए। तो क्यू पर डिपेंड कर रहा है, आर पर डिपेंड कर रहा है और जेड पर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह से जो मेरा आंसर हो गया पॉइंट लोड कोऑर्डिनेट, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच मास सैचुरेटेड सॉइल इज कॉज्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स to suddenly lose its shear strength and to behaves a fluid called। बोल रहा है कि सडनली लॉस कर रहा है क्या, shear strength, ठीक है, और फ्लूइड के टाइप का वो बिहेव कर रहा है। तो क्या होता है, इसको लिक्विफैक्शन करते हैं। लिक्विफैक्शन कहाँ होता है, जब लूज सॉइल में होता है, जब भी होता है तो लूज सॉइल में होता है, दैट इज लिक्विफैक्शन इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूजिंग सिव एनालिसिस द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हैव बीन प्लॉटेड फॉर ए पर्टिकुलर सॉइल द कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर सीसी। सीसी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम कितनी बार देखें हम लोग। सीसी का फॉर्मूला क्या होता है, D30 का स्क्वायर डिवाइड बाई D60 इंटू D10। D30 का स्क्वायर डिवाइड बाई, ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, D30 का स्क्वायर D60 इंटू D10, दैट इज हो गया। सीसी का वैल्यू यहाँ पर CU का वैल्यू कोएफिशिएंट यूनिफॉर्मिटी का देखा जाए तो D60 बाई D10 होता है। इस तरह से इसका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बिलो मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन। मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन पूछ रहा है। द मेथड शुड वर्क फॉर कोहेजनलेस सॉइल। कोहेजनलेस सॉइल के लिए इसमें कौन कौन सा मेथड होता है, तो हम लोग जानते हैं सिप फुट रोलर। सिप फुट रोलर किसके लिए होता है यूज, ये जब भी होता है तो सिर्फ कोहेसिव के लिए होता है, ये कोहेसिव सॉइल के लिए होता है। तो 3 नहीं होगा, 3 छोड़ के बाकी। और हैवी बेड ड्रॉप फ्रॉम हाइट, हैवी बेड ड्रॉप यूज नहीं होता है। तो इसमें कह सकते हैं कि हैवी बेड ड्रॉप यूज नहीं होता है। तो 3 को छोड़ करके बाकी देख लेते हैं ऑप्शन में इसमें कौन सा नहीं है। 3 किस में नहीं है, तो 1 2 5 दैट इज सी। हम लोग जानते हैं कि सिप फुट रोलर जो होता है कहाँ यूज होता है, ये सिर्फ कोहेसिव में यूज होता है। कोहेजनलेस में, कोहेजनलेस पूछ रहा था तो कोहेसिव में होता तो सिप फुट रोलर नहीं होगा। 3 इसमें नहीं है, ई है, ई है, ई है इसमें, तो सी इसमें नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर परटेनिंग ऑफ फ्लो थ्रू सॉइल। परटेनिंग ऑफ फ्लो थ्रू सॉइल में बोल रहा है परमिएबिलिटी किस पे इफेक्ट कर रहा है। परमिएबिलिटी जो है किस पे इफेक्ट कर रहा है वो पूछ रहा है। तो परमिएबिलिटी हम लोग जानते हैं के का वैल्यू क्या होता है, के इक्वल तो देखे हैं डी स्क्वायर गामा डब्ल्यू विस्कोसिटी ई क्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई एंड सरफेस एरिया डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है। और के का जो वैल्यू अगर देखा जाए तो डी स्क्वायर गामा डब्ल्यू म्यू ई क्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई और मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है, ये होता है सरफेस एरिया। तो यहाँ पर देखा जाए तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पर डिपेंड नहीं करता है, ग्रेन साइज पर डिपेंड कर रहा है, वॉइड रेशियो पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं कर रहा, सरफेस सैचुरेशन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से देख लिए हम लोग क्या कि एक नहीं होगा, इस पर डिपेंड किस किस पे कर रहा है वो पूछ रहा है। फैक्टर अफेक्टिंग परमिएबिलिटी जो है, देश फैक्टर अफेक्टिंग परमिएबिलिटी को कौन कौन सा इफेक्ट कर रहा है, तो ग्रेन साइज इफेक्ट कर रहा है और वॉइड रेशियो इफेक्ट कर रहा है, मीन्स ई इफेक्ट कर रहा है और ई इफेक्ट कर रहा है और डी इफेक्ट कर रहा है। ए और डी मतलब 2 और 3, दैट इज 2 और 3 बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग गिव्स द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेंसिटी ऑफ सॉइल सैंपल। डेंसिटी पूछ रहा है, डेंसिटी तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी अगर सबसे कम देखा जाए तो सबमर्ज का होता है। गामा सबमर्ज बराबर क्या हो जाता है, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू। तो यहाँ से देखा जाए सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा वो गामा सैचुरेटेड हो जाएगा। इससे बड़ा कौन हो जाएगा, गामा वेट हो जाएगा। इससे बड़ा कौन हो जाएगा, गामा ड्राई। और सबसे कम जो हो जाएगा वो गामा सबमर्ज हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा हो गया, गामा सैचुरेटेड, फिर वेट, फिर ड्राई, फिर सबमर्ज, दैट इज सी। सबसे ज़्यादा होता है सैचुरेटेड का ही। अच्छा, स्टैंडर्ड फार्मूला इसका देखा जाए डेंसिटी का तो क्या होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला अगर देखा जाए तो डेंसिटी का क्या होता है, जी प्लस ई एस इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई। इसी फॉर्मूला में बैठा दिया जाए तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होगा गामा सैचुरेटेड का होगा। जी हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी, ई एस ई वॉइड रेशियो, एस डिग्री ऑफ सैचुरेशन, 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है।
तो इस पर निकाल लेते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। फॉर सैम्पलिंग सैचुरेटेड सैंड एंड अदर सॉफ्ट एंड वेट सॉइल सैटिस्फैक्ट्री द मस्ट सुटेबल सॉइल सैंपल। बोल रहा है फॉर सैम्पलिंग करा किसका, सैचुरेटेड सैंड का, एंड अदर सॉफ्ट एंड वेट सॉइल सैटिस्फैक्ट्री द मस्ट सुटेबल सॉइल सैंपल। तो सुटेबल सॉइल सैंपल कौन सा होगा सॉफ्ट सॉइल के लिए। अगर सॉफ्ट एंड वेट सॉइल के लिए देखा जाए, सॉफ्ट और वेट के लिए अगर देखा जाए, सॉफ्ट और वेट के लिए पूछ रहा है, सॉफ्ट एंड वेट है। सॉफ्ट एंड वेट सॉइल के लिए कौन सा होगा, तो स्टैंडर्ड स्प्लिट स्पून जो होगा सैंपलर और सबसे बेस्ट होता है, दैट इज बी। नेक्स्ट देखा था 30 नंबर मैचिंग का क्वेश्चन है। मैचिंग में क्या कर रहा है, मैचिंग में क्वेश्चन है मैचिंग का व्हेन स्ट्रक्चर लोड इज यूनिफॉर्म एंड सॉइल इज सॉफ्ट क्ले एंड, अच्छा देखा जाए इसको जूम करके, पहला दे रहा है फुटिंग, दूसरा में फाउंडेशन दिया हुआ, फर्स्ट में दिया हुआ डिफिनीशन इसका दिया हुआ। व्हेन स्ट्रक्चर लोड इज यूनिफॉर्म, स्ट्रक्चर लोड यूनिफॉर्म है एंड सॉइल इज सॉफ्ट क्ले एंड मेड अप फॉर मार्सी लैंड। मार्सी लैंड में जब भी होगा तो जब होगा तो राफ्ट में होगा, इसका फाउंडेशन जो होता है वो राफ्ट होता है मार्सी सैंड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए व्हेन द स्ट्रक्चर लोड इज हैवी एंड सॉइल हैविंग द लो बेयरिंग कैपेसिटी, पूरा नहीं है। व्हेन द स्ट्रक्चर लोड इज हैवी, स्ट्रक्चर लोड हैवी है, स्ट्रक्चर लोड इज हैवी, बेयरिंग कैपेसिटी कंसिडरेबल डेप्थ, लो बेयरिंग कैपेसिटी कंसिडरेबल डेप्थ मीन्स कुछ डेप्थ के लिए उसका जो बेयरिंग कैपेसिटी है लो है, तो उसमें कौन सा यूज होगा। व्हेन सॉइल इज हैविंग गुड बेयरिंग कैपेसिटी एट द शैलो डेप्थ एंड स्ट्रक्चर लोड इज विद इन परमिसिबल, मतलब गुड बेयरिंग कैपेसिटी है तो इसको फुटिंग सिर्फ यूज कर सकते हैं। डी नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। व्हेन स्ट्रक्चर लोड इज ब्रिज टू बी कंस्ट्रक्टेड थ्रो सैंडी सॉइल, ब्रिज है और सैंडी सॉइल में, तो इसके लिए हम लोग बेल फाउंडेशन ही सबसे बेस्ट माना जाता है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या कर रहा है। सबसे पहले देखें कि मार्सी लैंड के लिए था, मार्सी लैंड के लिए ड्राफ्ट, दैट इज 1 का 3 कर सकते हैं। मार्सी लैंड के लिए ड्राफ्ट हो गया। और क्या पूछ रहा है बी में कि लो बेयरिंग कैपेसिटी है, विच लो बेयरिंग कैपेसिटी फॉर ए कंसिडरेबल डेप्थ, मतलब काफ़ी डेप्थ तक के जो है बेयरिंग कैपेसिटी लो है, इसमें कौन सा यूज करेंगे, तो पाइल यूज करेंगे, पाइलिंग हो जाएगा। व्हेन सॉइल इज बेयरिंग कैपेसिटी एट शैलो डेप्थ, मतलब शैलो डेप्थ तक बेयरिंग कैपेसिटी कुछ ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फुटिंग यूज करेंगे, दैट इज फुटिंग 1 में दिया हुआ है, तो 1 हो गया। और अगर ब्रिज बना रहे हैं, व्हेन स्ट्रक्चर लोड इज ब्रिज टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू सैंडी सॉइल, तो बेल या फाइल हो जाएगा, बेल या पियर, दैट इज डी का 4। डी हो गया, 1 हो गया, 1 4 इधर हो गया। ऊपर में हम लोग देखें पहला के लिए 3 था, मीन्स 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4 किस में है, 3 2 1 4 मेरा डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ रहा है, फिगर दिया हुआ है, सो द रिलेशन बिटवीन द बॉयड रेशियो शियर स्ट्रेन ऑफ द सैंड अंडर टू डेंसिटी कंडीशन, द बॉयड रेशियो करस्पॉन्डिंग टू शेडेड लाइन। बॉयड रेशियो पूछे, डॉटेड लाइन जो क्या आती है तो क्रिटिकल हो गया ना, क्रिटिकल बॉयड रेशियो, जो डॉटेड लाइन है वो क्रिटिकल बॉयड रेशियो होता है, तो क्रिटिकल बॉयड रेशियो ऑप्शन देख लेते हैं, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला था व्हेन शियर टेस्ट ऑन द सॉइल सैंपल गिव द मोमेंट ऑफ टोटल रेजिस्टेंस एम, द शियर स्ट्रेस एस बेरिंग मोर लेस अनफिल्ड टॉप एंड बॉटम and the surface of the cylinder of the soil is given by where h height of the vein and d diameter। तो फार्मूला पूछ रहा है शियर स्ट्रेस का वैल्यू, तो हम लोग देखें टॉप एंड बॉटम दोनों है, टॉप एंड बॉटम दोनों होता है, तो हम लोग एक में जाते थे d/12 होता है जब 1 साइडेड, और दोनों साइड होता है टॉप एंड बॉटम दोनों, तो d/6 साइड होता था। तो सिंपल फार्मूला हम लोग अगर देखा जाए शियर स्ट्रेस का क्या होता है, शियर स्ट्रेस का फार्मूला खाता है T डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर h/2 प्लस d/6। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें कौन सा इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन मेरा क्या फार्मूला आ रहा था, एस इज इक्वल टू कितना था, टी के जगह पे एम दिया हुआ है पाई डी स्क्वायर h/2 प्लस d/6। यहाँ से 2 बाहर निकाले, 2 ऊपर भेज दिए हैं, तो 2 यहाँ जाएगा तो 0 यहाँ पर 3 हो जाएगा, मीन्स ई जो होगा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रहा है। The following refer to the stability analysis of earthen dam under different condition. Stability of downstream slope during steady slip, सही है, स्टेबिलिटी रहता है। स्टेबिलिटी ऑफ अपस्ट्रीम स्लोप ड्यूरिंग सडन ड्राडाउन, सही है। स्टेबिलिटी ऑफ अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम स्लोप ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ये भी सही है, मीन्स ओवरऑल जो तीनों स्टेटमेंट है उसमें सही होगा, 1 2 3 ऑल ऑफ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द सेटलमेंट ऑफ सिंगल पाइल इन सैंड इज डिनोटेड बाई एस एंड दैट ऑफ द ग्रुप ऑफ एन आइडेंटिकल 5
each pile carrying the same load by SG, then the ratio of SG by S क्या होगा। तो S बाय जो रेशियो होगा, सेटलमेंट हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो सेटलमेंट होता है सैंडी पाइल के लिए, सैंड के लिए सेटलमेंट अगर होता है, पूछ रहा है क्या, एस सैंड सॉइल है, सैंडी सॉइल में तो सेटलमेंट होता है और किस पे डिपेंड करता है, बी बाई डी रेशियो पे डिपेंड करता है। मीन्स बी अगर बढ़ेगा बिड्थ तो ये भी बढ़ेगा। तो डिक्रीज एज द बिड्थ ऑफ द ग्रुप इंक्रीज द, क्योंकि अभी हम लोग देखें सेटलमेंट जो है किस पे प्रोपोर्शनल होता है, वो बी बाई डी रेशियो पर बिड्थ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इंक्रीज करेगा जब बिड्थ इंक्रीज करेगा, तो दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्रिटिकल डैम्पनिंग। हम लोग देखे थे क्रिटिकल क्या होता था, क्रिटिकल बराबर क्या देखे थे हम लोग, क्रिटिकल का 2km, ये देखे थे क्रिटिकल के लिए। क्रिटिकल डैम्पनिंग तो कहाँ मेरा, वो देख लेते हैं। क्रिटिकल डैम्पनिंग का जो फॉर्मूला होता है क्रिटिकल डैम्पनिंग का, वो क्या होता है, 2km का अंडर स्क्वायर रूट, तो ये हो गया मेरा 4। ठीक है। डैम्प सर्कुलर फ्रिक्वेंसी, डैम्प सर्कुलर फ्रिक्वेंसी कौन सा होगा, डैम्प सर्कुलर फ्रिक्वेंसी जो हो गया वो ओमेगा n 1 - d² दैट इज 5। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट कौन सा हो गया, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट 2π 1 - d² दैट इज 1। तो 4 5 1 ऑप्शन देख लेते हैं, 4 5 1 दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ऑप्शन दिख नहीं रहा है इसमें, इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन लीड्स टू स्ट्रक्चर डैमेज टू द सुपर स्ट्रक्चर। डिफरेंशियल सेटलमेंट जो होता है फाउंडेशन का, किसको लीड करता है, स्ट्रक्चर डैमेज टू द सुपर स्ट्रक्चर को डैमेज करता है। इन नॉन कोहेसिव सॉइल द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेटलमेंट इज ड्यू टू कंसोलिडेशन। ये जो पूछ रहा है कि जो इन नॉन कोहेसिव सॉइल है, पहले तो नॉन कोहेसिव सॉइल है, द मेजर कंपोनेंट, नॉन कोहेसिव सॉइल बोले तो सैंडी सॉइल जो होता है, मेजर कंपोनेंट ऑफ सेटलमेंट इज ड्यू टू कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन जो होता है मेजर नहीं, इसमें कंसोलिडेशन नहीं, ये कॉम्पैक्शन होता है। जो सैंडी सॉइल में जो होता है मेजर जो कंपोनेंट ऑफ सेटलमेंट का, वो कॉम्पैक्शन होता है। कॉम्पैक्शन किसके द्वारा होता है, कॉम्पैक्शन ड्यू टू पोर एयर के वजह से कॉम्पैक्शन होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि नॉन कोहेसिव सॉइल में कंसोलिडेशन नहीं होता, यहाँ पे कॉम्पैक्शन हो जाएगा। कॉम्पैक्शन जो होता है किसके वजह से होता है, पोर एयर के वजह से होता है। तो ये गलत मेरा हो गया, कंसोलिडेशन नहीं होगा, कॉम्पैक्शन हो जाएगा। कॉम्पैक्शन रहता तो सही होता नॉन कोहेसिव के लिए, कोहेसिव में होता तो कंसोलिडेशन होता। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 2 गलत है, 2 को छोड़ के 1 और 3 सही होगा, दैट इज बी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, consider the following type of soil test, California bearing ratio, consolidation, unconfined compression. The soil test required to be done in the case of undisturbed sample. undisturbed sample के लिए कौन इसमें होता है, undisturbed sample के लिए कौन इसमें, तो कैलिफोर्निया बेयरिंग टेस्ट जो है, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो नहीं होता। बाकी जो कंसोलिडेशन और अनकन्फाइंड 2 और 3 मीन्स 2 और 3 ये हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ऑगर बोरिंग मैचिंग का, फिर से मैचिंग में क्या बोल रहा है, ऑगर बोरिंग, बास बोरिंग जो होता है वो एक्सेप्ट हार्ड, जो बास बोरिंग जो होता है वो हार्ड को छोड़कर बाकी सब होता है एक्सेप्ट हार्ड। तो इसके लिए 3 हो गया। ऑगर बोरिंग का होता है पार्शली सैचुरेटेड के लिए होता है, पार्शली सैचुरेटेड है तो ऑगर बोरिंग हो गया। प्रिकॉशन जो होता है, प्रिकॉशन ड्रिलिंग कहाँ होता है, प्रिकॉशन ड्रिलिंग जो होता है ऑल टाइप ऑफ सॉइल, डिफिकल्ट इन लूज सॉइल। रोटरी ड्रिलिंग जो होता है ऑल टाइप ऑफ सॉइल के लिए होता है, सबके लिए रोटरी हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 1 3 ये 4 हो जाएगा तो रोटरी। इस तरह से हम लोग क्या देखें कि ऑगर बोरिंग के लिए कौन सा था, पार्शियल सैचुरेटेड, तो 1 हो गया इसका। ऑल टाइप ऑफ सॉइल एक्सेप्ट ऑल टाइप ऑफ सॉइल रॉक एक्सेप्ट स्टोनी, ऑल टाइप ऑफ सॉइल किसके लिए, रॉकी के साथ में, तो रोटरी के लिए, तो 2 हो जाएगा। बास बोरिंग किसके लिए होता है, बास बोरिंग होता है सभी के लिए एक्सेप्ट हार्ड को छोड़ करके बाकी सबके लिए हम और बास बोरिंग का यूज कर सकते हैं। इसको 3 ये बच गया, 1 3 तो ये हो गया 4 1 3 4 2 1 3 4 2। ऑप्शन देख लेते हैं 1 3 4 2 कौन में है, 1 3 4 2 1 3 4 2 1 2 3 1 3 4 2 दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 240 क्ले विच एग्जिबिट हाई एक्टिविटी कौन शो करता है, तो कंटेनिंग माउंट मोरेलानाइट जो होता है स्वेलिंग करेक्टरिस्टिक्स होता है और हाई एक्टिव होता है, मीन्स ये एक्टिव सॉइल होता है, तो ये शो करता है। क्लोरानाइट ये नहीं करता है। हैविंग हाई सिल्ट कंटेंट, जिसमें सिल्ट कंटेंट ज़्यादा हो, नहीं सिल्ट कंटेंट नहीं, क्ले कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए।
अगर एग्जिबिट हाई एक्टिविटी शो करने के लिए सिल्ट नहीं क्ले कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। इस तरह से ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, एक सही है। हैव हाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए? प्लास्टिसिटी इंडेक्स का वैल्यू हाई होना चाहिए। हैविंग हाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ग्रेटर होना चाहिए। तो इस तरह से देखें कि हाई जो एग्जिबिट हाई एक्टिविटी हाई एक्टिव सॉइल के लिए मोनोनाइट हो गया, क्लोराइट नहीं हो गया, सिल्ट कंटेंट नहीं है, क्ले कंटेंट रहता तो ये भी गलत हो गया, प्लास्टिसिटी हाई होना चाहिए। तो 1 और 4 सही है मेरा। 1 और 4 देख लेते हैं, तो 1 और 4 मेरा डी में सही है। इस तरह से डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्या कर रहा है। ए सैंपल ऑफ क्ले एंड सैंपल ऑफ सैंड हैव टू सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाइड रेशियो, देयर परमिएबिलिटी जो है डिफर करता है, क्यों? अब 2 सैंपल है, एक सैंड है एक क्ले है, दोनों का परमिएबिलिटी अलग अलग होता है, क्यों? इसका क्या वजह है? देयर पोरोसिटी वुड बी डिफरेंट, पोरोसिटी डिफरेंट। जब वाइड रेशियो सेम है, E1 बराबर E2 है, तो वाइड रेशियो भी मेरा सेम होगा। तो ये तो होगा नहीं, ये गलत हो गया। इसके वजह से डिफरेंट नहीं होता। द डिग्री ऑफ सैचुरेशन विल बी डिफरेंट। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऐसे इंडिकेट करते हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन पर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइड का इनटू 100, तो परसेंटेज में। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो वॉइड सेम है, ये भी मेरा सेम होगा। या फिर इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालने के लिए इसका तो वैल्यू हम लोग देख के लिए क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड। एक रिलेशन होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड, मतलब एक डिग्री ऑफ सैचुरेशन और वॉइड रेशियो में रिलेशन होता है, ES इज इक्वल टू WG। जब दिया हुआ है दो सैंपल दिया हुआ है, दोनों सैंपल का वॉइड रेशियो और स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम है, मीन्स E सेम है और G सेम है, तो जो S होगा वो भी दोनों सॉइल का सेम होगा, क्योंकि वाटर कंटेंट सेम होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पोरोसिटी डिफरेंट नहीं होगा, पोरोसिटी दोनों का सेम होगा, ये दोनों सेम होगा। डिग्री ऑफ सैचुरेशन डिफरेंट नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ES बराबर WG, ये भी सेम होगा, तो इसके वजह से नहीं होता। डेयर डेंसिटी वुड बी डिफरेंट, डेंसिटी जब सेम होगा इसके वजह से नहीं होगा। साइज रेंज ऑफ देयर वर्ड्स वुड बी डिफरेंट। हाँ, साइज का जो रेंज है मीन्स D10 का जो रेंज है वो डिफरेंट रहता है, जिसकी वजह से परमिएबिलिटी जो है डिफरेंट होता है। कहने का मतलब यही था इसका कि एक क्ले सैंपल है एक सैंड सैंपल है, दोनों का स्पेसिफिक ग्रेविटी और वॉइड रेशियो सेम है, तो परमिएबिलिटी क्यों डिफरेंट होता है? मीन्स परमिएबिलिटी में अंतर होने का क्या वजह है जब मेरा वॉइड रेशियो और स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम होते हुए भी? तो उसका मेन रीजन यही है कि साइज का जो रेंज है वो डिफरेंट होता है। दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं 43 नंबर क्या कर रहा है। 43 इससे पहले हो गया नहीं, हाँ 42 नंबर देख लेते हैं क्या है। ड्यूरिंग सीपेज थ्रू अर्थ मास द डायरेक्शन ऑफ सीपेज इज। डायरेक्शन ऑफ सीपेज क्या होता है? पैरेलल टू इक्विपोटेंशियल लाइन, परपेंडिकुलर टू स्ट्रीम लाइन। पैरेलल इक्विपोटेंशियल लाइन का परपेंडिकुलर होता है, इक्विपोटेंशियल लाइन का पैरेलल नहीं होगा, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर टू स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन से रिलेटेड नहीं होता, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन कौन सा होता है? जहाँ पर पोटेंशियल सेम होता है उस लाइन को द लाइन कनेक्टिंग ऑफ इक्वल पोटेंशियल इज नोन एज इक्विपोटेंशियल लाइन। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल लाइन का जो परपेंडिकुलर होता है कौन? सीपेज जो होता है परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल लाइन का। तो इस तरह से जो इसका आंसर हो गया वो सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 43 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? 43 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है कैन वी परफॉर्म, अच्छा कंसीडर द फॉलोइंग लिमिटेशन पूछ रहा है। किसका लिमिटेशन है वो देख लेते हैं। द लिमिटेशन इन हैंड द डायरेक्ट शियर टेस्ट का लिमिटेशन दिया हुआ है। कैन वी परफॉर्म ओनली ऑन प्योरली कोहेजनलेस सॉइल। कोहेजनलेस सॉइल में तो नहीं होता, जब भी होता है तो ये कोहेसिव सॉइल में होता है, तो पहला ही लिमिटेशन गलत है। इस तरह से कह सकते हैं कोहेजनलेस के लिए नहीं होता, जब भी होता तो कोहेसिव सॉइल के लिए होता। जब भी होगा ये तो ये कोहेजनलेस सॉइल के लिए नहीं होगा, जब भी होगा तो कोहेसिव सॉइल के लिए होता। तो पहला गलत हो गया। प्लेन ऑफ फेल्यूर इज प्री डिटर्मिनाइड, हाँ ये होता है डायरेक्ट शियर टेस्ट में जो होता है फेल्यूर प्लेन जो होता है प्री डिटर्मिनाइड होता है, ये लिमिटेशन सही है। देयर वर्चुअल नो कंट्रोल ऑन ड्रेनेज, इसमें जो है वर्चुअली नो कंट्रोल रहता है ड्रेनेज का, ये भी ठीक है, कंट्रोल नहीं रहता है ड्रेनेज का। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस, जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म रहता है, ये भी सही है। प्रिंसिपल स्ट्रेस इन द सैंपल कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है सैंपल का, क्या वो डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं? तो प्रिंसिपल जो स्ट्रेस है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। इस तरह से ये गलत हो गया। तो लिमिटेशन जो हो गया कोहेजनलेस ये गलत है, ये जब भी होगा तो कोहेसिव के लिए, और प्रिंसिपल स्ट्रेस हम लोग डिटरमाइन करते हैं, तो ये गलत हो गया। तो सही इसमें लिमिटेशन कौन सा होगा डायरेक्ट शियर टेस्ट के लिए? तो 2 हो गया। प्लेन फेल्यूर प्रीडिटर्मिनेट होता है, ड्रेनेज
नो कंट्रोल होता है ड्रेनेज पे और नॉन यूनिफॉर्म होता है। 2, 3, 4 सही है। 2, 3, 4 इसमें कौन में सही है? तो 2, 3, 4 मेरा बी में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रहा है। 244 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग assumptions, फेलियर अकर ऑन द प्लेन सरफेस, wall is smooth but not necessary vertical, failure wedge is rigid body, कॉलम्स थ्योरी ऑफ द अर्थ प्रेशर इज बेस्ड ऑन द, कॉलम्स थ्योरी का एजम्पशन पूछ रहा है कौन कौन सा होता है। तो कॉलम्स होते फेलियर अकर्स ऑन द प्लेन सरफेस, जो फेलियर होता है वो कहाँ आकर करता है? प्लेन सरफेस पे आकर करता है। तो ये तो मेरा सही है एजम्पशन है। बाल इज स्मूथ बट नॉट नेसेसरी वर्टिकल, बट नॉट नेसेसरी, जो बाल हो फ्रिक्शन हो, बाल इज स्मूथ बट नॉट नेसेसरी वर्टिकल, मतलब जो ये कह रहा है कि इसका एजम्पशन होगा, तो जो एजम्पशन जो है ये गलत है, क्योंकि जो वर्टिकल जो होता है ये जो बाल होता है वो वर्टिकल होता है, बस नॉट नेसेसरी नहीं, ये नेसेसरी है कि वर्टिकल होना चाहिए। तो इस तरह से कहता है बट नेसेसरी वर्टिकल, तो ये गलत है, नॉट नेसेसरी नहीं, ये वर्टिकल होता है। तो इस तरह से 2 गलत है, 1 मेरा और 3 सही है। 1 और 3 मेरा सी में सही है, दैट इज सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। 245 नंबर, इन द सैचुरेटेड क्ले लेयर अंडरगोइंग कंसीडर, सैचुरेटेड क्ले है कंसीडर विथ सिंगल ड्रेनेज एट टॉप, द पोर वाटर प्रेशर वुड बी द मैक्सिमम एट, सिंगल ड्रेनेज है, पोर वाटर प्रेशर कहाँ पे मैक्सिमम होगा? तो पोर वाटर प्रेशर का अगर डायग्राम देखा जाए पोर वाटर प्रेशर का, तो इस तरह से होता है। मीन्स मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है? तो बॉटम लेयर पे हो रहा था, बॉटम पे मैक्सिमम हो जाएगा, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है। ए सैचुरेटेड क्ले स्ट्रेटम ऑफ थिकनेस 10 मीटर बाउंडेड ऑन द टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम बाउंडेड है बाय मीडियम कोर्स सैंड से बाउंडेड है, हैज कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन दिया हुआ 0.002 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। If the stratum is subjected to loading, it's likely that the wood undergoes 50% primary consolidation, मीन्स consolidation 50% दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि पहला जो है टॉप एंड बॉटम बोथ में है मीडियम। इफ द stratum subjected to loading, it's likely to it would undergo 50% of its primary consolidation। तो कहने का मतलब ये है, ये सीसी पूछ रहा है, फर्स्ट टाइम निकालने का पूछ रहा है, ठीक है। 50% कंसोलिडेशन उनमें टाइम कितना लगेगा? 50% कंसोलिडेशन करने में, कंसोलिडेशन में टाइम कितना लगेगा? तो हम लोग रिलेशन जानते हैं, सी भी इज इक्वल टू क्या होता है? टी भी, सी भी है तो सी के साथ यहाँ पर डी आएगा, डी स्क्वायर डिवाइड बाई टी। टी निकालना है, डी कितना हो जाएगा? डबल ड्रेनेज है क्योंकि टॉप एंड बॉटम दोनों है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा? h/2 पुट करेंगे। सी भी दिया हुआ मेरा 0.002 और टी भी कितना हो जाएगा? 50% कंसोलिडेशन के लिए 0.2 हो जाएगा। तो सबका वैल्यू पता है, टी भी पता 0.2, डी पता h/2, एच बराबर कितना आ जाएगा? 10, एच बराबर हम लोग 10 पुट कर देंगे। तो टी निकालना, तो यहाँ से हम लोग अगर देखा जाए तो सी भी बराबर कितना हो जाएगा? 0.002 इज इक्वल टू 0.2 और डी बराबर कितना हो गया? 10, 30/2 था 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई टी। यहाँ से टी निकाल देंगे तो टी जो निकलेगा वो सेकंड में निकलेगा, बट ऑप्शन जो दिया हुआ डे में दिया हुआ, तो सेकंड को हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 60, तो मिनट में आ जाएगा, फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना में आ जाएगा? आवर में आ जाएगा, फिर 24 से डिवाइड कर देंगे तो डे में आ जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करके आंसर जो आ रहा है 284 डे आ रहा है, दैट इज सी। कुछ नहीं, बस इसमें फार्मूला बैठाना था, सी बी इज इक्वल टू टी बी डी स्क्वायर डिवाइड बाई टी। इसी फार्मूला पर बैठा करके टी का वैल्यू निकाल देना और निकालना किसमें? डे फॉर्म में, दैट इज सी आ रहा है 284 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 747 नंबर, क्या कर रहा है? स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एट डेप्थ विथ ए लेडेड एरिया डिटरमाइंड यूजिंग द न्यूमर्क इन्फ्लुएंस चार्ट विच इंडिकेट द इन्फ्लुएंस वैल्यू दिया हुआ है 0.005, द नंबर ऑफ द सेगमेंट कवर्ड बाय द लोडेड एरिया इज चार्ट इज 20 एंड द इंटेंसिटी ऑफ द लोडेड ऑन द एरिया इज 10, देन द इंटेंसिटी स्ट्रेस कितना हो जाएगा? अगर देखा जाए तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो IF Q इंटू एन होता है, IF Q इंटू एन होता है। IF का वैल्यू कितना होता है? IF का वैल्यू अगर देखा जाए, IF का जो वैल्यू होता है 1 बटा जो m इंटू एन होता है, m इंटू एन होता है। बट यहाँ पे जो IF का जो वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ? इन्फ्लुएंस वैल्यू दिया हुआ 0.005। तो हम लोग स्ट्रेस का वैल्यू अगर निकाला जाए तो स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो जाएगा? स्ट्रेस का वैल्यू हो जाएगा, IF का वैल्यू डालते हैं, Q का वैल्यू डालते हैं, एन का वैल्यू डालते हैं। IF कितना दिया हुआ? 0.005 दिया हुआ, Q कितना दिया हुआ? 20 दिया हुआ, एन कितना दिया हुआ? 10 दिया हुआ। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है? तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा कितना आ जाएगा? 5 इंटू 2 इंटू 0, मतलब 10 के आसपास, तो 1 दे रहा है, दैट इज 1 आ रहा है। ठीक है, सिंपल इसमें फॉर्मूला बैठाना था, Q इज इक्वल टू IF Q इंटू एन। IF क्या होता है? अगर इसको नहीं दिया हो रहा था तो नंबर ऑफ सर्किल दिया रहा था, तो 1 बटा m इंटू एन होता है, 1 बटा m इंटू एन होता है IF का वैल्यू। Q दिया हुआ, n दिया हुआ, वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा का वैल्यू निकल जाएगा, दैट इज 1 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रहा है? Consider the following field test: vertical pile load test,
cyclic pile load test, lateral pile load test, and instrumental test. While estimating the load carrying capacity of the pile, test that can be used for separating the skin resistance. स्किन रेजिस्टेंस सेपरेट करने के लिए हम लोग कौन यूज करते हैं वो पूछ रहा है। तो स्किन रेजिस्टेंस के लिए हम लोग कौन यूज करते हैं, तो स्किन रेजिस्टेंस के लिए सबसे पहले तो साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट यूज करते हैं, और दूसरा यूज करते हैं कौन सा, दूसरा यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंटल टेस्ट पाइल। अगर स्किन रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग दो यूज करते हैं, साइकिल पाइल लोड टेस्ट एंड इंस्ट्रूमेंटल टेस्ट पाइल। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग जो स्किन रेजिस्टेंस निकालने के लिए कौन यूज कर रहे हैं, साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट एंड इंस्ट्रूमेंटल टेस्ट पाइल। दैट इज 2 और 4। तो 2 और 4 किस में दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। 2 और 4 डी में दिया, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्या करा। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वॉइड रेशियो एंड मिनिमम वॉइड रेशियो दिया हुआ है। रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है 66.60% एंड वॉइड रेशियो दिया हुआ है इतना। तो लूजेस्ट स्टेट में पूछ रहा है कितना होता है। लूज स्टेट में जो वॉइड रेशियो होता है वो ई मैक्सिमम होता है, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू होता है लूज स्टेट में। तो आई डी का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। आई डी का फॉर्मूला क्या होता है, आई डी मीन्स रिलेटिव डेंसिटी। आई डी इज इक्वल टू क्या होता है, ई मैक्स माइनस ई मिनिमम डिवाइड बाई ई मैक्स, सॉरी इसका जो डिफिनीसन होता है आई डी का वो होता है ई मैक्स माइनस ई डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ठीक है, आई डी का रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है ई मैक्स माइनस ई डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई होता है। ई मैक्स निकालना है, ई का वैल्यू दिया हुआ कितना 0.4, तो इसका वैल्यू 0.4 डाल देते हैं। ये दोनों का डिफरेंस दिया हुआ मेरा ए मैक्सिमम ए मिनिमम का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 0.3। आई डी का वैल्यू कितना दिया हुआ 66.6% में 0.667%। तो इस तरह से कह सकते हैं 0.666 इंटू 0.3 इज इक्वल टू ई मैक्स कितना था, ई मैक्स निकालना था और ई का वैल्यू दिया हुआ कितना 0.4। तो 0.4 माइनस में, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से मेरा जो ई का वैल्यू आ जाएगा, ई मैक्स का जो वैल्यू आ रहा है, ई मैक्स का वैल्यू कितना आ रहा है मेरा, सोल्व करने के बाद ई मैक्स का जो वैल्यू आ रहा है 0.6 के आसपास आ रहा है, 0.6। तो आंसर मेरा हो गया बी। कुछ नहीं करना था इसमें, आई डी का जो वैल्यू है फॉर्मूला पर बैठा देना। आई डी इज इक्वल टू क्या होता है, ई मैक्स बोले तो लूज स्टेट में जो होता है वॉइड रेशियो वो मैक्सिमम होता है, माइनस ई नॉर्मल स्टेट में डिवाइड बाई ई मैक्स लूजेस्ट स्टेट में माइनस ई डेंसेस्ट स्टेट में, डेंसेस्ट स्टेट में जो होता है वो मिनिमम होता है। ये दोनों का डिफरेंस दिया हुआ था मेरा कितना 0.3, ई नॉर्मल स्टेट में दिया हुआ था 0.4। ठीक है, आई डी का वैल्यू दिया हुआ था 0.66, दोनों बैठा दिया, यहाँ से ई मैक्स का वैल्यू निकल गया, ई मैक्स आ गया 0.6। इस तरह से मेरा आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 250 नंबर क्या कर रहा है, पार्टिकुलर सॉइल सैंपल इज सब्जेक्टेड टू टेस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी कोएफिशिएंट टू सेपरेट कांस्टेंट हेड परमीमीटर से कर रहा है, मीन्स कांस्टेंट हेड से कर रहा है। तो कौन में होता है कोर्सेंट, जो कोर्स सॉइल होता है उसको टेस्ट किया जाता है किससे, कांस्टेंट हेड परमीबिलिटी मेथड से। ठीक है, तो इसमें वही बोल रहा है कि कांस्टेंट हेड परमीबिलिटी से कर रहे हैं। तो पूछ रहा है इसमें ऑप्शन क्या कर रहा है, if the test of both the parameter are the conducted with equal head equal है of water applied on the sample, then the ratio of amount of water discharged through the parameter A and B, मीन्स रेशियो ऑफ डिस्चार्ज पूछ रहा है। रेशियो ऑफ डिस्चार्ज पूछ रहा था, क्यू बराबर हम जानते हैं कांस्टेंट हेड परमिटिविटी, अगर कांस्टेंट हेड परमिटिविटी लगाते हैं तो के आई ए होता है। ठीक है, के आई ए होता है, ए क्या होता है, आई क्या होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है, आई बराबर होता है एच बाई एल। ठीक है, एच सेम है दोनों केस में, हाइड्रोलिक हेड सेम है, तो बच गया एल। तो यहाँ से देख लिए कि क्यू जो मेरा हो गया, तो क्यू बराबर क्या हो गया, के परमिएबिलिटी कांस्टेंट है एच बाई एल। एरिया को क्या लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ से पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से हम लोग क्या देख लें, क्यू जो प्रोपोर्शनल हो गया डी स्क्वायर बाई एल का, तो यहाँ से शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं कि डिस्चार्ज हो गया प्रोपोर्शनल किसका हो गया, डी स्क्वायर बाई एल का। क्यू जो हो गया प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर बाई एल का, कहाँ हो गया, कैसे हुआ, क्यू बराबर के आई ए होता है किसमें, कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट में, क्यू बराबर के आई ए। यहाँ से निकालें तो मेरा क्यू जो हुआ प्रोपोर्शनल हो गया डी स्क्वायर बाई एल का, तो क्यू जो हो गया प्रोपोर्शनल हो गया डी स्क्वायर बाई एल का। तो इसी से हम लोग सोल्व करेंगे क्यू ए और बी का। क्यू अगर ए का निकालते हैं, क्यू बी का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, पहला में डी स्क्वायर बाई 12 था, तो डी स्क्वायर बाई एल का प्रोपोर्शनल, तो डी स्क्वायर बाई एल हो गया। नीचे में करेंगे तो डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 डी स्क्वायर बाई एल। ठीक है, यहाँ से सॉल्व किया, डी से डिस्कशन मेरे सेल के अंदर कितना बच गया
4 दूनी 8 मीन्स 1/8 हो गया। यहाँ से हम लोग क्या देख लिए कि क्यू ए डिवाइड बाई क्यू बी कितना आ गया 1/8। ऑप्शन देख लेते 1/8 कहाँ है, 1/8 बोले तो 0.125 दैट इज डी। इस तरह से हम लोग इस पार्ट में भी हम लोग देख लिए। इस पार्ट को यहीं तक सोल्व करते हैं। इस पार्ट में हम लोग क्या देखें 201 से 201 से लेकर के 250 तक टोटल सोल्व करके 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलते हैं। इस पार्ट के लिए यहीं पर हम एंड करते हैं 250 तक। नेक्स्ट पार्ट में फिर से 251 से लेकर के आगे तक के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस पार्ट को यहीं पर अंत कर रहे हैं।